आदरणीय परम आदर्श और इस क्षेत्र के पूज्य संत महामंडलेश्वर, आपके चरणों में नमन करता हूं। क्षेत्र के विकास के लिए निरंतर सतत सक्रिय जांबाज विधायक के रूप में जिन्होंने अपनी छवि स्थापित की, ऐसे भाई गोपी जी, यहां विराजमान दोनों प्रधान महोदया और प्रधान जी के भी प्रधान किशोर जी, सम्माननीय मंचस्थ नेतागण, जनप्रतिनिधिगण, प्यारे भाइयों और बहनों, किशोर जी का मुख्य उद्बोधन हो गया। अब हमको तो 2-2 मिनट में अपनी बात कहनी है। अच्छा है, बोलना भी नहीं पड़ा और बात भी आ गई, पर ये इतने कुशल वक्ता है, इसकी जानकारी मुझे आज मिली। मेरी इच्छा थी चुनाव के वक्त की यहां अमित शाह की सभा हो। मुझे गोपी जी ने भी कहा, मैंने किशोर जी को कहा, ये सोहन नामा जी यहां कहीं बैठे होंगे, सबने कहा भाई साहब आप तो कार्यक्रम करिए, हम अच्छी व्यवस्था करेंगे। मैंने रिस्क तो बड़ी ली, परंतु आप लोगों के परिश्रम ने उसे एक ऐतिहासिक सभा के रूप में तब्दील किया। उसके लिए आप सबको साधुवाद। जीतने के बाद पहली बार इतने लोगों से मिल रहा हूं। आपका स्नेह, प्रेम, आत्मीयता, सहयोग, समर्थन, वोट एंड सपोर्ट के लिए मैं आपके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं, आपको धन्यवाद देता हूं। विकास एक अनवरत प्रक्रिया है। कोई व्यक्ति एक आध जगह विकास करा के ठहर जाते हैं, लेकिन कोई व्यक्ति विकास को निरंतरता देते हुए क्षेत्र की प्रत्येक समस्या से क्षेत्रवासियों को निजात दिलाने की कोशिश करते हैं। अनेक बातें यहां, मैं केंद्र में हूं और आजादी के बाद 76 सालों में पहला अवसर है। 76-77 साल में जब भीलवाड़ा लोकसभा क्षेत्र से आपके स्वयं के जहाजपुर का जन्म, आपका ये भाई हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में आपकी वकालत के लिए बैठा है। अभी किशोर जी कह रहे थे कि एक मंत्री ने कहा कि दिल्ली के गलियारों को समझने में 2 साल लग जाते हैं। सच है, लेकिन आंशिक सत्य है। हम लोग भी आपस में मजाक करते हैं, 8 महीने में क्या समझ में आया, तो 8 महीने में समझ में ये आया कि हमें कुछ समझ नहीं आया। लेकिन हमारा काम दिल्ली के गलियारे नापना नहीं है, हमें दिल्ली के भूगोल से मतलब नहीं है, हमें उस संसद भवन से मतलब है जहां देश की सुरक्षा से लेकर देश के विकास की गाथा लिखी जाती है। उसकी गली गली मैंने नाप ली है। और आज स्थिति ऐसी है कि जो कुछ मंत्री ऐसे हैं जिनका सीधा काम भीलवाड़ा में होता है, रोड का है, रेलवे का है और भी कुछ है, वो मेरे को देखते ही मुझे बोलते, मुझे ध्यान है आपका 4 लेन करना है, मुझे ध्यान है सांसद जी कि शक्करगढ़ में क्या करना है। मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। दुनिया में विकास का आधार है कनेक्टिविटी। जहां कनेक्टिविटी बढ़ती है वहां का विकास खुद ब खुद हो जाता है, और जो कनेक्टिविटी से आइसोलेटेड हो जाता है तो पानी तो जब बंद जाता है तो वो भी सड़ जाता है। इसलिए मेरी सर्वोच्च प्राथमिकता है भीलवाड़ा लोकसभा क्षेत्र को एयर कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी, ट्रेन कनेक्टिविटी प्रदान करूंगा।
एयर कनेक्टिविटी के लिए हमीरगढ़ हवाई पट्टी पर फ्लाइंग क्लब की परमिशन हो चुकी है, भूमि पूजन हो चुका है। अब वहां पर पायलट तैयार होने वाले हैं और उसी के बाद जब वहां की हवाई पट्टी ठीक रहेगी, दैनिक उपयोग में आएगी, तो कोई चार्टर्ड प्लेन के माध्यम से एयर कनेक्टिविटी की संभावनाओं को तलाशा जा सकता है। रोड कनेक्टिविटी की जहां बात है तो भीलवाड़ा से लाडपुरा 2 लेन से 4 लेन की स्वीकृति प्राप्त हो गई है। ये कांग्रेस के डप्पोल संघ नेताओं की घोषणा नहीं है, ध्यान करना। हम लोग तो मजाक भी गंभीरता से करने वाले लोग हैं, क्योंकि हम नरेंद्र भाई मोदी की राष्ट्रवादी फौज के सैनिक हैं। हमें पता है हम जनता के प्रति जवाब दें। लाडपुरा से भीलवाड़ा 4 लेन की डीपीआर का काम तेजी से चल रहा है। आने वाले 2 बरस बाद वो आपको 4 लेन मिलेगा। मैंने बात करी थी भीलवाड़ा से देवली 4 लेन, कुछ तकनीकी समस्या थी तो हमको लगा कि इसका क्रमशः विकास करना होगा। भीलवाड़ा से देवली से जहाजपुर जो सड़क है उसके सुदृढ़ीकरण और चौड़ाई का काम 3-4 दिन पहले प्रारंभ हो गया है। आज हमने उसका शिलान्यास भी कर दिया है। 148B जो शाहपुरा से शक्करगढ़ तक आता 39 किलोमीटर, इस 8 महीनों में माननीय नितिन गडकरी जी का धन्यवाद दूंगा कि लाडपुरा से भीलवाड़ा के बाद शाहपुरा से शक्करगढ़ 148D को 4 लेन की सैद्धांतिक सहमति होकर एक अधिकारी इसकी डीपीआर के लिए नियुक्त कर दिया गया है। आने वाले 2 साल बाद ये रोड भी आपको तमाम बाधाओं को दूर करके, ब्लैक स्पॉट को हटा के नया मार्ग 4 लेन का मिलेगा। रेल कनेक्टिविटी का जहां सवाल है, ये भीलवाड़ा का दुर्भाग्य है कि भीलवाड़ा जिला रेल में बहुत पिछड़ा हुआ है, मतलब कुछ है ही नहीं। मैं अपनी तरफ से 3 बार माननीय अश्विन वैष्णव जी से समय लेकर इन सब विषयों पर बात कर चुका हूं। मुझे उन्होंने कहा, दामोदर जी आप बहुत दबाव से बात करते हैं, पहले तो ऐसा नहीं होता था। मैंने कहा कोई कुछ करेगा तो लोगों की अपेक्षा जगेगी। मैं कुछ करना चाहता हूं, इसलिए अपेक्षा भी बहुत बड़ी है और मैं जन अपेक्षा से डरा हुआ हूं। इसलिए जन अपेक्षा के अनुरूप रेलवे कनेक्टिविटी में आपके सहयोग को मैं अपेक्षा करता हूं। आपको सुनकर सुखद आश्चर्य होगा, नसीराबाद से चित्तौड़ चंदेरिया लाइन के दोहरीकरण का वर्क ऑर्डर जारी हो गया है। समझते हैं वर्क ऑर्डर का मतलब? काम प्रारंभ हो रहा है, हवा में नहीं है ये बात। और जब दोहरीकरण होता है तो प्रीमियम ट्रेन की संभावना, फास्ट ट्रेन की संभावना ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। भीलवाड़ा में आरओबी का निर्माण हो रहा है, होगा नहीं। बहुत बड़ी समस्या भीलवाड़ा की ट्रैफिक, केवल भीलवाड़ा तक सीमित नहीं। मैंने माननीय रेल मंत्री महोदय से एक बात की मांग की है, नाथद्वारा से राजसमंद, गंगापुर, भीलवाड़ा, बनेड़ा, शाहपुरा, केकड़ी होते हुए जयपुर की लाइन जो पूर्व में 2 बार सर्वे हुआ है, उस काम को आगे बढ़ाया जाए। मुझे मालूम आपकी ताली क्यों कम बज रही है, क्योंकि शक्करगढ़ नहीं आया, आएगा और अभी 1 मिनट बाद ही आएगा, ज्यादा चिंता मत करो। मैंने माननीय रेल मंत्री महोदय से एक मांग की है
कोटा से मांडलगढ़, जलींद्री, फिर जलींद्री से शक्करगढ़, देवली होते हुए, केकड़ी होते हुए, सरवाड़ होते हुए नसीराबाद की रेल लाइन जो अनेक वर्षों से प्रस्तावित है, और केवल प्रस्तावित नहीं है गुरुदेव, उस पर होमवर्क हुआ है, उसका सर्वे हुआ है, और वो रेलवे की पिंक बुक में यानी करणीय कार्य में जुड़ा हुआ है। मैंने उसको भी वेंटिलेटर से उठाकर चलना प्रारंभ करवाया है। ईश्वर करे वो दौड़ने लगे। बाकी की शक्ति तो महाराज जी में निहित है, अपन तो केवल प्रयास कर सकते हैं। ईश्वर की कृपा के बिना कोई सफलता हासिल नहीं हो सकती, पर मेरा प्रयास रहेगा कि शक्करगढ़ रेलवे लाइन से जुड़े, जलींद्री से नसीराबाद नई रेल लाइन जुड़े, ताकि भविष्य में यदि आवश्यकता हो तो कोटा की कनेक्टिविटी सीधी जोधपुर और हमारा जो सैनिक बेस है, जो रक्षा विभाग का वहां पर बेस है, उससे हो सके। अभी मैंने कुछ दिनों पहले इस विषय को उठाया है और उठाऊंगा। आपकी ताकत और आपका सहयोग और आपका आशीर्वाद चाहिए। विकास की एक लंबी श्रृंखला भाजपा में है, लेकिन विकास सब कुछ नहीं है। पहली बात है देश की सुरक्षा, दूसरी बात है आम जीवनी का जीवन कैसे सुविधा युक्त हो। कल रामनवमी निकली है, रामलला के प्राकट्योत्सव को आपने मनाया होगा। मैं नवरात्रि की और रामलला के प्राकट्योत्सव की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। कल आपने अयोध्या जी में सरयू के तट पर रामलला के नूतन निज धाम में रामलला के मस्तक पर सूर्य की किरणों के अभिषेक का अनुपम दृश्य देखा होगा। मैं आपको बधाई देता हूं। 6 मिनट तक सूर्य देव की किरणें रामलला की उस मूर्ति के ललाट पर शोभायमान होती रही। यही भारतीय गणित है, यही भारतीय ज्योतिष है। कल का दिन और भी महत्वपूर्ण था। आपने देखा होगा पिछले 5-7 दिन से देश के अंदर एक सरसरी थी, एक चर्चा का विषय था वक्फ बिल, वक्फ अमेंडमेंट बिल। मैं जितना राजनीति को समझता हूं, मैं भी 50-55 वर्षों से सामाजिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में काम करता हूं। इससे बड़ा बिल आज तक 77 बरस में नहीं आया। ये हमको समझ नहीं आ रहा है, लेकिन जिनको समझ आ रहा है उनको गहरी पीड़ा हो रही है। 4 ईंट रखकर, हरा कपड़ा रखकर वक्फ की संपत्ति घोषित करने के दिन लद गए। कल महामहिम राष्ट्रपति महोदया ने उन दोनों सदनों से पारित बिल पर हस्ताक्षर करके उसको कानून का रूप दे दिया है। मित्रों, कभी कभी हम गाफिल रहते हैं अपने घर में, अपने परिवार में, अपनी खेती में, अपने व्यवसाय में। यहां मंदिर बननी चाहिए, यहां आरती होनी चाहिए, यहां भंडारा होना चाहिए, लेकिन एक षड्यंत्र हमको चारों तरफ से घेर लेता है। इस देश में आजादी के बाद से कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति के कारण 3 अभिशाप ने सनातन को घेरने का प्रयास किया। अभिशाप क्या है? लव जिहाद, लैंड जिहाद, पॉपुलेशन जिहाद। हमारी भोली भाली बच्चों को बचाइए। मैं बहुत पीड़ा के साथ आपसे अपील कर रहा हूं।
उन बच्चियों को प्यार के झांसे में लाकर बच्चे पैदा करने की मशीन बनाने का जो खेल चल रहा है बहुत दर्दनाक है। इसीलिए मैं कहता हूं लव जिहाद, लैंड जिहाद, पॉपुलेशन जिहाद। लैंड जिहाद के हालात क्या हैं? कांग्रेस ने 1996 से 2013 के दौर में वक्फ बिल में इतने संशोधन किए कि पूरे देश में किसी भी स्थान पर एक बच्चा भी आकर बोल दे वक्फ प्रॉपर्टी है, आपको कुछ नहीं कर सकते। नो अपील, नो दलील, कोई कानून नहीं, कोई न्याय नहीं। वक्फ को सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर कर दिया गया, उससे भी बाहर कर दिया गया। वक्फ की प्रॉपर्टी में कलेक्टर भी एंटर नहीं कर सकता। ऐसे जिहादी कानून से वक्फ को ताकतवर बनाकर राक्षस बना दिया गया और भूमाफियाओं के दौर से हिंदुस्तान की बेशकीमती जमीन पर कब्जाने का काम उन्होंने किया। डॉक्यूमेंट से बताऊंगा, हवा में नहीं है बात। आज की तारीख में वक्फ के पास 9,40,000 एकड़ जमीन है, पाकिस्तान की जमीन के बराबर। कुछ समझ में आया क्या? एक पाकिस्तान जितना। और वक्फ पे 13,40,000 एकड़ जमीन पर कब्जा कर रखा है और वक्फ 40 लाख एकड़ जमीन को अपनी बताता है। 40 लाख का मतलब समझते हैं क्या? मंच पे बैठे लोग, 4 पाकिस्तान जितनी जमीन। इस एक बिल ने वक्फ बोर्ड को कानून के दायरे में लाया, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के अधीन किया। प्रशासकीय अधिकारी, कलेक्टर से बड़ा अधिकारी को अंदर प्रवेश की अनुमति दी और यदि कोई भी जमीन विवादित है तो उस पर सिविल सूट चलकर न्याय सम्मत जिसके भी हक में फैसला हो उसको करने की अनुमति प्रदान की। इस वक्फ बिल के कारण जो 30 लाख करोड़ संपत्तियों पर बेजा दावा ठोका जा रहा था वो एक हस्ताक्षर से साफ हो गया। लेकिन एक बात साफ कर देता हूं, 9,40,000 एकड़ जमीन जो वक्फ की अपनी जमीन है, उसमें से 1 इंच जमीन पर भाजपा सरकार दखल देने वाली नहीं है। सच तो उल्टा है। ये वक्फ का बिल सनातनी और हिंदुओं के लिए जितना खुशखबरी का है उससे ज्यादा मुस्लिम समाज के लिए खुशखबरी का है। अब इसको पेज को समझने की जरूरत है। वक्फ पर देश के कुछ चंद मुसलमानों ने कब्जा कर लिया, वो भूमाफिया बन गए। वक्फ की संपत्ति की इनकम को अपनी इनकम समझकर आम गरीब पसमानदा मुसलमान को उससे दूर कर दिया। इसलिए इस बिल में व्यवस्था की गई है वक्फ की संपत्ति ऑनलाइन हो, वक्फ की कमाई बढ़े, वक्फ के अकाउंट्स ऑनलाइन हो, उनकी ऑडिट हो, वक्फ की जो इनकम बढ़े, उस वक्फ की इनकम का उपयोग मुस्लिम समाज की बेवाओं, यतीम, गरीब, पसमानदा मुसलमानों की शिक्षा और चिकित्सा के लिए खर्च हो। उसकी 1 कौड़ी भी मुसलमान के अलावा किसी के पास जाने वाली नहीं है। जैसे भीलवाड़ा, वक्फ की बड़ी बड़ी संपत्तियां हैं। रेलवे स्टेशन के सामने एक सीरत सराय है। मैं इसलिए बता रहा हूं कि थोड़ा नजीर से बात समझ में आती है। वहां दुकानों का किराया 15-20 हजार रुपया महीना है, रसीद 200 रुपए महीने की कटती है। यानी चाचा, यानी 14,800 रुपया प्रति माह एक दुकान का वहां के जो ठेकेदार हैं मुसलमानों के, उनकी जेब में चला जाता है। गरीब मुसलमान की खिदमत से महरूम गरीब मुसलमान रहता है। अब ये खेल नहीं चलेगा। यह है वक्फ। थोड़ा पढ़ना समझना, बहुत गाफिल मत रहो बीवी बच्चों में, व्यापार में, नहीं तो
चारों तरफ से देश विरोधी ताकतें आपका गला पकड़ लेगी। और किसी दिन ऐसा नहीं हो हमको भी कश्मीर घाटी की तरह कह दिया जाए रातों रात छोड़ दीजिए, अपनी संपत्ति यहां छोड़ जाइए, जवान बेटी बहुओं को छोड़ जाइए, तुम सब भाग जाइए, नहीं तो हम कत्ले आम कर देंगे। आपने कश्मीर फाइल देखी होगी, केरला स्टोरी देखी होगी, आपने अभी अभी बहुत पिक्चरें देखी हैं और देखने वाले हैं, क्योंकि पहले ऐसी सच बातों पर पिक्चर बनाने पर पाबंदियां थी। अब इस देश का नेतृत्व नरेंद्र भाई मोदी जैसे महामानव के हाथ में है, जिसके कारण सनातन सुरक्षित, समुन्नत, विकसित होकर आज पुनः हमारे देवालय, आज हमारे मंदिर, आज हमारा कुंभ महाकुंभ मुस्कुराकर पूरे हिंदुस्तान के सनातनियों को एक नई ऊर्जा से लवरेज कर रहा है। इसलिए आप चिंता मत करो, देश मजबूत हाथ में। जब कहा गया संसद में कुछ पाकिस्तानी लोगों के द्वारा हम वक्फ कानून नहीं मानेंगे, हमारे गृह मंत्री जो यहां आए थे उन्होंने गरज कर खड़े होकर कहा, क्या बोला, कानून नहीं मानोगे, इस संसद का कानून नहीं मानोगे, नरेंद्र मोदी का कानून नहीं मानोगे, केंद्र सरकार का कानून नहीं मानोगे, मानना पड़ेगा, नहीं तो हमको मनमाना आता है। आज हिंदुस्तान एक मजबूत सत्ता के साथ तेज गति से आगे बढ़ रहा है। दुनिया में हम एक ताकतवर मुल्क के रूप में तब्दील हो रहे हैं। इसलिए आप सब मुझे भी आशीर्वाद दीजिए, देश की बेहतरी के लिए, देश की मजबूती के लिए, देश के विकास के लिए। 2047 में हिंदुस्तान दुनिया का सबसे ताकतवर विकसित राष्ट्र बनकर दुनिया का नेतृत्व करे, दुनिया में जगत गुरु का पुनर्स्थान प्राप्त करे। उसके लिए हम सब मिलकर प्राणपण से नरेंद्र भाई मोदी के साथ खड़े होकर इस राष्ट्र की विकास यात्रा में अपना सहयोग दें। इस प्रार्थना के साथ मैं अपनी वाणी को देता हूं विराम। जय श्री राम।